अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास की केमिस्ट्री का आज हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे, जो कि है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन को दो साइंटिस्ट गोल्डबर्ग और वेग ने 1869 के अंदर दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, नज़र आ रहा है। और चलिए अब हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, लेकिन स्टेटमेंट पढ़ने से पहले हमारे लिए दो चीज़ों का समझना ज़रूरी है। पहली है रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरी है एक्टिव मास। रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब होता है कि रिएक्शन का रेट, कि रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रहा है। सिंपली आप कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? स्पीड ऑफ रिएक्शन है। आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स? मैं पेंसिल चेंज कर लेती हूँ। यानी कि रिएक्शन की स्पीड कितनी है। रेट ऑफ रिएक्शन मीन क्या कहा था मैंने? स्पीड ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रहा है, यानी कि रिएक्शन स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है, ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है? एक्टिव मास। एक्टिव मास के मीनिंग से यह है कि जो मास एक्टिव है या मौजूद है, जो ये वो मास है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होता है, रिएक्शन में हिस्सा ले रहा होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? कंसीडर करते हैं मोलर कंसंट्रेशन, और इसका यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये देखिए, ये लिखा हुआ है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के ज़रिए। एक्टिव मास क्या होता है स्टूडेंट्स? ये वो मास होता है जो रिएक्शन में क्या कर रहा होता है? पार्टिसिपेट कर रहा होता है, रिएक्शन में हिस्सा ले रहा होता है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। ये क्या है? हाइड्रोजन है। ये क्या है? ऑक्सीजन है। जब ये रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ऑक्सीजन का 1 मोल पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हैं एक्टिव मास। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हैं एक्टिव मास। ठीक है, इस तरह अगर हम एक डेली लाइफ से एग्जांपल लें तो स्टूडेंट्स, अगर हम ऐसी एग्जांपल एक डेली लाइफ से लें तो अगर हम बाज़ार से चीनी लेके आते हैं 5 किलो, तो उसमें से क्या करते हैं? हम 2 किलो यूज़ कर लेते हैं। तो वो जो 2 किलो हमने यूज़ कर ली है वो कौन सी है? वो एक्टिव मास है। ठीक है, एक्टिव मास मीन वो चीज़ जो कि रिएक्शन में हिस्सा ले रही है, या वो मास जो कि रिएक्शन में क्या कर रहा है? पार्टिसिपेट कर रहा है। और इसका मैंने आपको यूनिट भी बता दिया, क्या है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है। और हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? स्क्वायर ब्रैकेट के ज़रिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब हम स्टेटमेंट की तरफ आते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। क्या है? सब्सटेंस यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? ये क्या है? ये रिएक्टेंट है। ये क्या है? ये रिएक्टेंट है। द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट, कि वो रेट जिस पे कोई रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एक्टिव मास के। यानी कि वो रेट उतना होता है जितना उसका एक्टिव मास होता है। अगर एक्टिव मास ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, अगर एक्टिव मास कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। ठीक है, अब देखें, इसको ना हमने 2 पार्ट्स में डेफिनेशन को स्प्लिट किया हुआ है। आपकी बुक में जो है वो एक ही दफ़ा लिखी हुई है। आपकी आसानी के लिए और आपको समझाने के लिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में हमने क्या देखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही होगा किसी भी रिएक्टेंट्स का जितना उसका एक्टिव मास होगा। ठीक है, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, या सिंपली ये रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, और ये क्या है? सॉरी स्टूडेंट्स, सिंपली ये क्या है? ये रिएक्टेंट्स हैं दोनों। ठीक है, और ये प्रोडक्ट है। मैंने आपको पीछे भी बताया था ये क्या है? ये रिएक्टेंट्स हैं और ये क्या है? ये प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ये क्या है? ये रिएक्टेंट्स हैं और ये क्या है? ये प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, एंड द रेट, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेज। और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मैसेज के प्रोडक्ट पे, कि जो सब्सटेंस या जो रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो उतना ही ज़्यादा होता है जितना उनके एक्टिव मास ज़्यादा होता है, यानी कि जितना उनका टोटल एक्टिव मास ज़्यादा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 2 हैं
हाइड्रोजन के, और ये ऑक्सीजन का कितना है, 1 मोल है। हाइड्रोजन के 2 मोल है और ऑक्सीजन का कितना है, 1 मोल है। तो ये टोटल कितना बनता है, ये टोटल बन गया 3 मोल। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन टोटल एक्टिव मास पे डिपेंड करता है कि जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं उनका टोटल एक्टिव मास कितना है। जितना ज़्यादा टोटल एक्टिव मास होगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो स्टूडेंट्स सिंपली क्या है कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो है, आप अगर सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो ये रिलेशनशिप है एक्टिव मैसेज के दरमियान और रिएक्टेंट्स के दरमियान। ठीक है, इनके दरमियान, एक्टिव मैसेज के दरमियान और रिएक्ट। तो स्टूडेंट्स सिंपली अगर हम कहें तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, ये रिलेशनशिप है एक्टिव मैसेज के दरमियान और रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान। कि कोई भी रिएक्टेंट है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट है तो उनका एक्टिव मास कितना है। ठीक है, ठीक है, और उस एक्टिव मास पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं ना कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो रिलेशनशिप है, वो एक ताल्लुक है एक्टिव मास के दरमियान और रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान। कि जितना ज़्यादा एक्टिव मास होगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। समझ आइए स्टूडेंट्स? ठीक है, नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, एक डेरिवेशन को डिराइव करना है जनरल रिएक्शन के लिए, और उससे हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, Kc। ठीक है, इसको हमने यहाँ से डिराइव करना है और हमने यहाँ पे क्या करना है, लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक इक्वेशन लेते हैं। ठीक है, जनरल इक्वेशन, या ये क्या है, A फॉर एग्जाम्पल A प्लस B जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, C प्लस D। ए और बी क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, और सी और डी क्या हैं, प्रोडक्ट्स हैं। अब ये स्मॉल ए और स्मॉल बी हम यहाँ पे लगाते हैं। स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है, स्मॉल ए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है, और स्मॉल बी क्या है, बी के नंबर ऑफ मोल्स हैं, जो रिएक्टेंट बी है ना उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं। और स्मॉल सी क्या है, सी के नंबर ऑफ मोल्स हैं, और स्मॉल डी क्या है, डी के नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं। हमें पता है ये कौन सा रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, दोनों डायरेक्शंस में मूव करता है। ये फॉरवर्ड भी मूव करेगा और रिवर्स भी मूव करेगा। तो हम अब सबसे पहले इसके लिए फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लिखते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट। तो हम क्या करेंगे, सिंपली आर एफ लिख सकते हैं ना हम, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। आर मतलब रेट ऑफ, एफ मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनके। जितने ज़्यादा ये होंगे, मतलब जितने ज़्यादा ए और बी होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, ए और बी और बी। अब स्टूडेंट्स जब भी हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जो है हम ख़त्म करते हैं तो हम, आपने याद रखना है, हम हमेशा से इज इक्वल लगाते हैं और कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, तो हम इसको ख़त्म करते हैं, आर एफ ऐसे लिखते हैं, इज इक्वल लगा लेते हैं, और कांस्टेंट हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, के एफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, के एफ लगाएंगे। और आगे हम ए और बी ऐसे ही लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे के एफ क्या है, ये रेट कांस्टेंट है। क्या है ये, रेट कांस्टेंट है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे मैं के एफ भी लिख देती हूँ। ठीक है, ये क्या है, रेट कांस्टेंट है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। अब हम ऐसा ही एक्सप्रेशन जो है वो रिवर्स रिएक्शन, ये रिवर्स रिएक्शन हो रहा है ना इस साइड पे, तो हम इसके लिए डिराइव कर लेते हैं। हम लिखते हैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, जितने प्रोडक्ट सी और डी ज़्यादा होंगे, यहाँ पे अब ये रिएक्टेंट्स ही है ना, उतना ही ज़्यादा ए और बी बनेगा। तो हम लिखते हैं आर लिखेंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के लिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये सी, स्मॉल सी, डी और ऊपर स्मॉल डी। ठीक है, अब स्टूडेंट मैंने पीछे आपको क्या कहा है कि जब भी हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को
ख़त्म करते हैं तो हम हमेशा इज इक्वल का साइन और कांस्टेंट लगाते हैं। तो हम यहाँ पे लगाते हैं आर इज इक्वल कांस्टेंट, जहाँ यहाँ पे लगेगा के आर। देखें पीछे क्या लगा था, के एफ लगा था, यहाँ पे क्या लगेगा, के आर लगेगा। और सी और डी और डी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे के आर का क्या है, ये रेट कांस्टेंट है फॉर रिवर्स रिएक्शन। वो क्या था, के एफ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। हमें पता है एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। मतलब आर एफ क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। हमने स्टूडेंट्स क्या कहा है कि इक्विलिब्रियम के पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो अब हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों की हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे, आर एफ की भी और आर आर की भी। आर एफ की वैल्यू क्या थी, के एफ, और आगे क्या था, ए और बी था। और इसकी क्या थी, आर आर की क्या थी, के आर सी और डी था। यहाँ देखें हमने पीछे यही वैल्यूज़ निकाली है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें के आर की ये है और के एफ की देखें, के एफ ए बी और के आर सी और डी। अब देखें, अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट्स को जो है वो हम एक साइड पे ले लेंगे और वेरिएबल्स को हम क्या करेंगे, एक साइड पे ले लेंगे। ये कांस्टेंट है, के एफ और के आर ये क्या है, कांस्टेंट है, और ये दोनों क्या हैं, ये वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे मैं वी लिख देती हूँ और यहाँ पे मैं सी लिख देती हूँ कांस्टेंट का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, पहले कांस्टेंट को एक साइड पे लेते हैं तो क्या आएगा, के एफ ओवर के आर आ जाएगा, और इज़ इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, ये देखें सी, ये वेरिएबल्स हैं, डी, और देखें ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, चलो ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए और बी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, ये के एफ ओवर के आर ये दोनों कांस्टेंट है ना, ये एक और कांस्टेंट के इक्वल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं के सी। इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम इसको कहते हैं, के सी को। तो स्टूडेंट्स इस तरह हम क्या, यहाँ पे अगर हम लिखें के सी, के एफ ओवर के आर की जगह, के सी इज इक्वल टू किसके आ जाता है, सी डी ओवर ए बी और बी आ गया। तो हमने ये क्या कर लिया, के सी के लिए केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हमने क्या किया, एक जनरल जो है एक्सप्रेशन को हमने डिराइव कर दिया, और इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, सारे रिवर्सिबल रिएक्शंस को जो है, इसके ज़रिए हम सारे रिवर्सिबल रिएक्शंस को सिंपली डिराइव कर सकते हैं, और सारे रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, N2 स्टूडेंट्स, जब भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसके लिए अगर हमने के सी लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखेंगे, जो कैसे होता है, इज़ इक्वल टू के एफ और क्या होता है, N2, ये देखिए ना, ये पहले आते हैं ना फॉरवर्ड रिएक्शन में, और क्या आते हैं, O2 रिएक्टेंट्स पहले आएंगे। ठीक है, और हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी ऐसे ही हम लिख लेंगे, आर इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, के आर और NO आ जाएगा, और ये ऊपर आ जाएगा 2। अब स्टूडेंट्स हमने फॉरवर्ड रिएक्शन भी लिख लिया और रिवर्स रिएक्शन भी लिख लिया। हमें पता है हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को एक साइड पे ले जाएंगे और वेरिएबल्स को एक साइड पे, और हमने पहले निकाला हुआ है, ये देखें यहाँ पे के सी है इज़ इक्वल टू, हम ऊपर क्या लगाते हैं, ये देखें ये प्रोडक्ट्स ऊपर लगे हुए हैं, ये ऊपर लगेगा, सी डी प्रोडक्ट्स है ना ए बी के, तो ये ऊपर हैं तो NO
2 भी ऊपर लग जाएगा, ठीक है, और ये रिएक्टेंट्स हैं तो ये नीचे लग जाएंगे N2 और क्या लग जाएगा O2, ठीक है। तो ये KC की वैल्यू निकल आई इस रिएक्शन के लिए। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और ये इसकी KC वैल्यू, KC का इसके लिए हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया। इसी तरह हम सारी रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए ये एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। और स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा है, लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा है, और इसके अलावा हमने क्या किया है, इसको अप्लाई करके क्या किया, KC की वैल्यू तमाम रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए हमने डिराइव की है। तो आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।